बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। कुछ खबरें हैं और कुछ खबरों की कहानी है। कहानी इसलिए बतानी पड़ती है कि बचना भी तो है। तो कहानी है भी ख़तरनाक, लेकिन कहानी बाद में सुनाता हूँ। पहले बताऊँ कि परवेज़ इलाही के वकील को नीली घोड़ी मिली और वापस भी हो गई। अच्छा, ये नीली घोड़ी का क्या चक्कर है? और उस्मान बुज़दार बड़े समझदार निकले हैं और लकी भी हैं, किस्मत वाले भी हैं। किस्मत के धनी तो वो पहले ही थे। जिस तरह से उन्होंने हुकूमत की और सारा कुछ उनका सिलसिला चलता रहा, वो तो हमारे सामने रहा है, लेकिन वो समझदार भी बहुत निकले हैं। मतलब वो आपको मैंने पहले कहानी सुनाई थी ना कि कोई बंदा उल्टा लटका हुआ था, रस्सियों से चीखें मार रहा था कि अल्लाह दी कसमें छाड़ दो, रस्सी टूट जाएगी। और फिर एक साहब, वो वाले तो बच गए थे। अच्छा, फिर एक साहब की बेचारे की रस्सी भी टूट गई, ये भी खबर आई थी। कहानी आई थी, सॉरी, कहानी, फिल्म की बात कर रहा हूँ, कहानी की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें चलती रही हैं। उस्मान बुज़दार साहब बड़े समझदार निकले। ना उनके घर का मुहासरा हुआ, ना उनके घर पे छापे पड़े इस तरह के, दरवाजे तोड़ के और वो गाड़ियाँ मार के और सारा कुछ हुआ। बख्तरबंद गाड़ी है ना, इस किस्म की चीज़ें भी हो जाती हैं। ना उनके रिश्तेदारों को उठाया गया। वो समझदार से आदमी है, उन्होंने आके ऐलान कर दिया कि जनाब मैं सियासत से दस्तबरदार हो रहा हूँ और 9 मई के वाक़े पर जो है ना, मुझे कंसर्न्स हैं और मैं उस पे उसका वो करता हूँ, मज़म्मत करता हूँ। वो बहुत बुरे हुए, ठीक है। अच्छा, ये तो वैसे वो जेन्युइन सी एक इशू है जिसकी हर एक को मज़म्मत ही करनी चाहिए। वो इस चीज़ से हट कर के क्या पॉलिटिकल नज़रिया था, कोई पॉलिटिकल प्रेशर है या नहीं, या इन चीज़ों से हट कर ये तो जेन्युइनली एक है ना, मतलब तशद्दुद किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। वो किसी पेट्रोल पंप पर हो, वो हॉस्पिटल में हो, वो किसी के घर पर हो, वो क्लिनिक पर हो, किसी की दुकान पर हो, वो आर्मी इंस्टॉलेशंस पर हो, वो कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और फिर आर्मी इंस्टॉलेशंस तो हमारी सिक्योरिटी की अलामत होती हैं, पूरी दुनिया के लिए एक सिंबल होती हैं, वहाँ पर तो नहीं बर्दाश्त किया जा सकता। तो ये सारी चीज़ों के साथ उन्होंने ये तो समझदारी की है, लेकिन वो किस्मत के धनी पहले से हैं। मतलब वो किसी खाते में ही नहीं थे, कोई जानता ही नहीं था और उनको वज़ीर आला बना दिया गया। बल्कि कहानी तो ये है कि वो जब आए थे इंटरव्यू के लिए तो इमरान खान साहब को उनका पता भी नहीं था। खान साहब ने कहा कि आओ अंदर, उस्मान अंदर आओ। और वो जो उनके साथ दूसरे साहब बैठे हुए थे, दूसरे कैंडिडेट जो थे, उनको एक तरफ इशारा करके उन्होंने कहा कि उस्मान अंदर आओ। तो वो हैरान थे कि जी उस्मान, बाद में पता चला उस्मान साहब ये हैं। और वो अंदर चले गए और उनका नाम जिस तरह से कुर्रा निकला था और उसके बाद उनकी मुखालफत रही पार्टी में भी। इवन आर्मी चीफ ने, उस वक्त के आर्मी चीफ ने, जो कौम के अब्बू थे इमरान खान के बकौल, कौम का बाप होता है ना आर्मी चीफ, तो वो उनकी मुखालफत के बावजूद उस्मान बुज़दार की हुकूमत नहीं गई, क्योंकि मौक्कलों ने यह बताया हुआ था कि जब तक उस्मान बुज़दार की हुकूमत है तब तक इमरान खान की भी हुकूमत है। और फिर यही हुआ, इमरान खान साहब चले गए, उस्मान बुज़दार साहब भी चले गए, सारा कुछ हो गया और फिर भी वो काफ़ी हद तक सुकून में रहे हैं। और फाइनली उन्होंने अक्लमंदी का मुज़ाहरा करते हुए किसी मुश्किल में गिरफ़्तार होने से पहले ऐलान कर दिया। और अब ऐलान तो ऐसे लगता है कि जैसे हुकूमत कह रही है कि अगर तुम पार्टी नहीं छोड़ोगे तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, या जब तक तुम नहीं छोड़ोगे तब तक हम भी नहीं छोड़ेंगे। इस तरह से चीज़ें चल रही हैं और इसका एक अमली मुजाहरा हमने परवेज़ इलाही साहब के साथ भी देख लिया। वैसे क्या कमाल है, वो एक पंजाबी सॉन्ग है, गाना है कि नीली कोड़ी वे वकीला तेरी, जे पहली पेशी यार छुट जावे। तो परवेज़ इलाही साहब गए हैं और पहली पेशी में बरी हो गए। अच्छा, मतलब फौरी और सस्ता इंसाफ, क्या कमाल है। वैसे भी बहुत थोड़े से लोगों को मिलता है, इमरान खान साहब को मिलता है और अब परवेज़ इलाही साहब, मतलब बड़े चुनिंदा से लोग होते हैं वो जो है ना, ख़ास लोग, लाडले, यस एग्जैक्टली, लाडले होते हैं जिनको इस तरह का इंसाफ मिलता है। तो उसमें परवेज़ इलाही साहब को भी आज मिला। लेकिन बहरहाल परवेज़ इलाही साहब को तो इंसाफ देने वाले वो दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ से हुकूमत भी पूरी तरह से तैयार है। और हुकूमत मीन हुकूमत होती है, वो सब लोग जिनके हाथ में बाग दौड़ है मुल्क चलाने की, वो हुकूमत है असल में। तो वो हुकूमत, मतलब मेरा मतलब वज़ीर आज़म, मैं भी, मुझे ना किसी और चक्कर में डाल दीजिएगा, वज़ीर आज़म, काबीना, सारी चीज़ें। तो उन्होंने कहा नहीं, इसको दोबारा पकड़ लें, और वो दोबारा गिरफ़्तार हो गए। अच्छा, अब वो देखें उनका क्या मुस्तकबिल है। उन्हें ऑप्शन पहले मिली थी ये, जो उन्होंने ज़ाया कर दिया। अच्छा, वो थोड़ी सी बढ़के मार रहे हैं अभी फ़िलहाल कि मैं बेगुनाह हूँ। ओ भाई, कौन सी बेगुनाही तुम्हें गुनाह और बेगुनाही का पूछ कौन रहा है? अच्छा, और तुम्हारे जितने इतने सारे केसेस हैं परवेज़ इलाही साहब के, वो सारी चीज़ें भी भुगतनी पड़ेंगी। अभी तो खैर अभी लंबी फहरिस्त है वो, लेकिन उन्हें जब ऑफ़र मिली थी वो उन्होंने ज़ाया कर दी, बहुत दफ़ा ज़ाया किया, वो भी बड़े
से अजीब ही बंदे हैं। वज़ीर आला बनते लगे थे, पर वे उन्होंने आसिफ ज़रदारी साहब ने रिकमेंड किया, मिठाइयाँ खिला दी गई, मुबारकबादें हो गई, भाग गए। फिर वो लग रहा था चांस नहीं है, फिर इमरान खान साहब की तरह से वज़ीर आला बन गए। फिर वज़ारत आला गई तो पार्टी के सदर बन गए, लेकिन अब फिरते हैं मीर खार, कोई पूछता नहीं। खान साहब ने तो डीलिफ्ट करा दिया हुआ है, लेकिन पता नहीं उन्हें क्या ऐसी उम्मीद नज़र आ रही है कि वो अभी रहना चाह रहे हैं। हालांकि बड़ा प्योर पॉलिटिकल माइंड है, बहुत ही ख़ास किस्म का ना सोच उनका जो स्टाइल है, उसके बावजूद वो अभी तक खान साहब के साथ जाना चाह रहे हैं। तो कोई बड़ी ही गेम होगी, कहीं से उन्हें कोई शायद अच्छी हल्लाशेरी मिल रही हो। अभी भी मुझे लगता है कहीं सिस्टम में ना अभी कुछ है। तो अच्छा, वो कुछ सिस्टम में है तो उस पर मैं कह रहा था कुछ कहानी है एक मीटिंग की जो 3 मिनट की मीटिंग थी, और एक तरफ तो वो मीटिंग जिन्होंने कंडक्ट की थी वो तो 2-3 लोग ही थे, दूसरी तरफ ज़्यादा लोग थे। और बल्कि पुरानी कहानी भी आपको सुनाऊं, वो रिचर्ड आर्मटेज की कॉल की बात होती है परवेज़ मुशर्रफ साहब के हवाले से, कि उन्होंने फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि तुम हमारे साथ हो या दुश्मनों के साथ हो, बस इतनी सी बात पूछी थी। वो तो फिर अगला स्टेप कहते हैं ना, कि उन्होंने कहा स्टोन एज में भेज देंगे, ये होगा वो होगा, लेकिन असल क्वेश्चन ये था कि तुम हमारे साथ हो या हमारे दुश्मन के साथ हो। तो मेरा ख्याल है यहाँ भी तकरीबन इसी तरह की कोई बात हुई है कि बताओ किसके साथ हो, और लोग खामोश थे, और खामोशी नीम रजामंदी होती है। और लेकिन उसका असर जो है वो हमें टेलीविज़न स्क्रीनों पे नज़र आ रहा है। आप देखें खान साहब के हवाले से कोई पैमरा ने अभी बाय नेम ऑर्डर नहीं किया है। पैमरा का ऑर्डर ये है कि शरपसंदी, नफ़रत और दहशत फैलाने वाली चीज़ों को कवरेज नहीं देनी, ये पैमरा का ऑर्डर है। पैमरा ने ऑर्डर इशू किया चंद दिन पहले, वो आपने देखा होगा, एक लेटर है, तो वो खबर जो है। लेकिन इमरान खान का अब जहाँ नाम आता है, इमरान खान की बात आती है, तो उस पर बीप आ जाती है। तो वो बीप जो है ना, अब वो चलती रहेगी। खान साहब को अपना मुस्तकबिल देखना होगा कि सोशल मीडिया पर ही रहेंगे, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें से वो आउट होते जा रहे हैं, बल्कि तकरीबन आउट हो गए हैं। और अब इस मरतबा जल्दी वापसी भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि जिस तरह से ऑपरेशन क्लीन अप चल रहा है, वो जो ग्रेट रीसेट, याद है ना जो हमने 2 दिन पहले बात की थी, कि नई जो आई है वो डॉक्ट्राइन, पहले तो होता था बाजवा डॉक्ट्राइन, 6 साल तो वो हमने भुगती है। तो अब जो उसको रीसेट करना है, कि इस तरह की चीज़ें ख़त्म करके हमने नॉर्मल पाथ पे वापस जाना है, नॉर्मलाइज करना है चीज़ों को, वापस सीधे रास्ते पे जाना है। तो उसमें खान साहब की छुट्टी हो रही है। अच्छा सॉरी, वो नीली घोड़ी वाला तो कहानी भूल ही गया। वो गाने में ये था नीली घोड़ी, तो परवेज़ इलाही साहब के लगता है वकील को नीली घोड़ी मिल के वापस होगी, क्योंकि वो अगले दिन वो उसी वक्त दोबारा गिरफ्तार हो गए थे। अच्छा, ये मुझे भूल गया था। अच्छा, वापस स्टोरी पर आते हैं कि रीसेट जो है ना, ग्रेट रीसेट हो रहा है, वापस सारी चीज़ें आ रही हैं। अच्छा, उसमें बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही है। ये तो एक मैंने बताया ना, खैर ये भी बहुत बड़ी बात है कि कुछ लोगों के बड़े रिजर्वेशंस थे कि हमारी पता नहीं क्या पॉलिसी है, कोई एडिटोरियल है और पता नहीं क्या है। और भाई सारी चीज़ें चलनी है, लेकिन नखरे नहीं चलने, बस ये बात एक क्लियर हो गई है। अच्छा, तो वो अब चीज़ें थोड़ी सी स्मूथ हो जाएंगी। और आपको याद होगा 2011 में जब जलसा हुआ था इमरान खान साहब का, तो उसके बाद दुनिया बदलनी शुरू हुई थी। फिर 2014 के बाद तो इस तरह से एक वो डंडा देकर एक चीज़ होती थी ना, कि यूँ करना है, यूँ करना है, यूँ करना है, सिर्फ उनको चलाया जाता था। खान साहब को दिखा ही उन्हें रहे थे। वो अर्तुगल गाजी भी वही थे, मतलब जो हीरो आपने बड़े बड़े नाम लेने हैं ना, वही समझ ले आपके, वो इमरान खान थे हर चीज़ में। तो वो ड्रामा हमें बड़ा लंबा हमने देखा चला, लेकिन जिस तरह 9/11 ने दुनिया बदल दी थी, इस तरह पाकिस्तान के 9 मई ने भी दुनिया बदल दिया। और अब तो एक कहानी और ये है कि मैं कुछ कॉर्पोरेट मीटिंग्स अटेंड की है, मैंने कभी कभार मौका मिला है, बड़े टॉप लेवल के जहाँ ऑफिसर्स बैठते हैं ना आपस में, तो जो बॉस होता है वो ज़ाहिर है बॉस तो फिर बॉस होता है। तो एक बड़े अफसरों की मीटिंग थी, वो कहीं जमा थे, और या उनके आसपास जब बात हो रही होती है, कुछ थोड़े बहुत उनमें से अफसर होते हैं, तो जो सबसे बड़ा अफसर है ना, वो एक बड़े अफसर की ऐसी की तैसी फेरता है और उसके बारे में कहता है तेरी, ठीक है ना, मतलब मैं वो बीप ही आ जानी है ना, आप यूँ कह रहे हैं कि उन्होंने कहा तेरी ऐसी दी तैसी, ठीक है। तो वो जिसको तेरी ऐसी दी तैसी इन्वर्टेड कॉमर्स में ना वो कहा जा रहा है, वो तो अब खैर पता नहीं कहाँ होगा, ज़ाहिर है वो सामने तो छुप गया कहीं या पता नहीं क्या हो गया, तो वो तो नहीं है। लेकिन ये जो बताया जा रहा है ना, वो ये है कि जो भी बॉस की बात नहीं मानेगा ना, तो फिर बॉस भी नहीं मानेगा, भाई इतनी सी बात है, ठीक है ना। तो अब हालात बदल गए हैं। अभी भी एक, बल्कि एक बड़ा अफसर है तो थोड़ा सा पुराना मीन वो
पुराना मतलब पुराना ही होता है ना, जो चले गए होते हैं, छोड़ चुके होते हैं नौकरी। अच्छा, मैं जिस मुलाजिम हूँ जिस इदारे में, तो वहाँ से वो मीडिया हाउस है, उसमें से कुछ लोग छोड़ के चले गए होते हैं, तो वो मिल जाते हैं, लेकिन बार मुलाकात तो रहती है। तो उसको भी अभी भी उसके कुछ जो बड़े अफसर हैं वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा चले, वो चलता रहेगा, लेकिन वो सपोर्ट कोई मॉरल और हल्की फुल्की तो हो सकती है कि अच्छा यार कोई गल नहीं, खैर है, हथौला रखो, लेकिन अब कोई किसी की सिस्टम में इन्वॉल्वमेंट शायद मुमकिन नहीं होगी। अब सिस्टम को बिगाड़ने की जो है ना वो गुंजाइश नहीं है। अच्छा, ये 9/11 के बाद एक बड़ी चीज़ ये हो रही है कि आपको याद होगा कोयटा में आर्मी चीफ ने जो खिताब किया था, मेरा ख्याल है उसी में हुआ था कि उन्होंने बड़ा क्लियर, या कोई प्रेस कॉन वो रिलीज़ है या वो है कोयटा वाला खिताब, दोनों में से किसी एक में है, जिसमें उन्होंने बड़ा क्लियर डिक्लेयर कर दिया हुआ है कि ये मुल्क दुश्मन है। अच्छा, अब मुल्क दुश्मन के हवाले से काफ़ी सारे अब चीज़ें सामने आती जा रही हैं। एक तो जो हम कई दफ़ा जिक्र कर चुके हैं, IMF की जो शराइत हैं, मतलब IMF का मैंडेट ही नहीं है कि वो पॉलिटिकल चीज़ों में इन्वॉल्व हो, लेकिन पाकिस्तान में वो सियासत में मुदाखलत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सियासी मामलात को ठीक करें, मतलब इमरान खान को सपोर्ट हो रही है। दूसरा, अमरीकी कांग्रेसमैन जो हैं कोई 60 के करीब, ख़वातीन भी उसमें शामिल है, कांग्रेस वीमेन कह लें, उन्होंने ख़त लिखे हैं कि पाकिस्तान पर को ज़रा प्रेशराइज़ करें ना। अभी वो इंटरनल उनका अपना सिलसिला चल रहा है। दूसरी तरफ से सबसे अहम खबर यह है कि इसराइल की खुफिया एजेंसी भी मैदान में आ गई है और उन्होंने राब्ता किया है सऊदी अरब से। वो बराह रास्त तो हमारे उसमें नहीं मामलात हैं, और सऊदी अरब के साथ चूँकि उनके ताज़ा ताल्लुकात बहाली, मतलब फॉर्मल बहाली जो है अभी ताज़ा हो रही है, तो उन्होंने उनसे राब्ता किया कि किसी तरह इमरान खान साहब को बचाएं, थोड़ी सी उसको फेवर करें। अच्छा, अब ये बिल्कुल अलग स्टोरी है। वहाँ से जो मेरी इत्तला है वो ये है कि उन्हें साफ जवाब मिला है, मतलब उन्हें कोई हौसला अफजा जवाब नहीं मिला, लेकिन जाहिर है आप ये सोचें कि इमरान खान साहब किस लेवल पर चले गए हैं। उनकी लॉबिंग जो हो रही है, वो IMF, वो अमेरिकी कांग्रेसमैन, वो इसराइल की खुफिया एजेंसी, ये सब लोग मिलके इमरान खान साहब को वापस लाना है। इमरान खान का जो कॉन्फिडेंस है ना, वो सिर्फ इस वजह से है, वो जो अकड़ रहे हैं ना, अब उसको उन्हें इमरान खान साहब को समझ आ रही है कि लोकल तो मेरी वो ख़त्म हो गई है सपोर्ट, या कम हो गई है, ख़त्म तो नहीं कम हुई है, लेकिन वो उन्हें इंटरनेशनल सपोर्ट जो है ना वो नज़र आ रही है। 9 मई के वाक़यात में मैंने जो आपको आज सुबह भी स्टोरी सुनाई थी और कल रात जो स्टोरी सुनाई थी, उसमें भी यही था कि इमरान खान साहब गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से कॉन्फिडेंट थे और जो उछल रहे थे, वो इस वजह से थे कि उनको रिपोर्ट्स मिल रही थी कि उनका प्लान ठीक जा रहा है, लोग निकल आए हैं, हंगामे करने लगे हैं, आग लगा रहे हैं, या लगा दिया है या लगाने जा रहे हैं, ये सारी उन्हें रिपोर्टें मिल रही थी और राब्ता था वहाँ पे, कुछ लोग उनको बात करा रहे थे फ़ोन पे। तो इसी तरह अब उनका कॉन्फिडेंस इस वजह से है कि उन्हें ये लग रहा है कि इंटरनेशनल कुव्वतें जो है, अमेरिका, इसराइल और ये सारे IMF, ये सारे उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ये सारे उनको वापस ले आएंगे। तो उन्हें जो पहले ख्वाब दिखाए थे बाजवा साहब ने और फैज़ नेटवर्क ने कि खान साहब आप ही अब खलीफा होंगे हमारे अगले इस मुल्क के, और आप 15, 20, 30 साल चलाते रहेंगे इसको ना, तो वो अभी भी खान साहब के ज़हन में है। लेकिन मौजूदा हमारी हुकूमत और हमारी जो हुक्मरान हैं, चले यूँ कह लें हमारे जो हुक्मरान हैं, उनको लग रहा है कि चीज़ें मैनेज हो गई हैं। और ये 9 मई के बाद जिस तरह से उन्होंने एक्शन लिया, बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, सारी चीज़ें जो हो रही हैं, तो उन्हें लगता है कि शायद अब इलेक्शन कराने का मौका आ गया है। और वो अगस्त में असम्बलियों की मुद्दत मुकम्मल होनी है, जो पहले ख्याल था कि शायद 1 साल बढ़ा दी जाए और एक आगे चला जाए, लेकिन अब वो इतने कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि उन्हें लगता है कि वो जुलाई में ही अनाउंस कर दें, ऐलान कर देंगे कि ठीक है जी हम इलेक्शन कराने लगे हैं, क्योंकि खान साहब तो आउट हो गए हैं, पार्टी टूट गई है, कैंडिडेट्स होंगे नहीं, खान साहब अंदर जेल में होंगे, नाअहल हो चुके होंगे, कम्युनिकेशन उनकी हो नहीं सकेगी, लोगों को तकरीरें कर नहीं सकेंगे, तो शायद वो उनको लग रहा है कि बड़ी आसानी है। लेकिन मेरे ख्याल में हमारे हुक्मरानों को सोचना होगा, बड़े ठंडे दिल से ख्याल करना होगा। मैं इलेक्शन के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, सिस्टम में से अभी चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। ये जो परवेज़ इलाही साहब की पहली पेशी पे बरियत हो रही है, ये क्या अनोखा मौजज़ा है। ये कौन से कोई खलाई मखलूक आ जाती है या कोई आसमानी मखलूक आके उनको मदद कर रही है। खान साहब की भी, इमरान खान साहब की आज फिर वो ज़मानत हो गई है। नो डाउट केसेस जब होते हैं उसमें ज़मानतें भी होती रहती हैं, लेकिन इस तरह से फेवर मिलना, एक ब्लैंकेट फेवर मिल जाना, एक धड़ाधड़ ऊपर नीचे फेवर्स मिलना, ये कोई अनोखी चीज़ें होती हैं। वो मौलाना खादम रिजवी साहब फरमाते थे कि गल कुछ हो रहे, तो मुझे भी लगता है कि गल कुछ हो रहा है। जो अभी अगरचे वो किसी एक ख़ास लेवल पे चीज़ें मैनेज होंगी, लेकिन लेवल बहुत सारे हैं ना, B, C, D, E, F, G,
बहुत सारी कैटेगरीज है। तो अभी बहुत सारी जगहों पे काम करने की ज़रूरत है। हम फितने और फसाद के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। मैं बिल्कुल इस बात के खिलाफ हूँ कि लोगों को पकड़ा जाए, लोगों को गिरफ्तार किया जाए बगैर कानूनी कार्रवाई पूरी किए हुए, लोगों को सजाएं दी जाए, लोगों को बंद कर दिया जाए, लोगों को गायब किया जाए। मैं इन सब चीज़ों के खिलाफ हूँ। मेरा ख्याल ये है कि सबको कानून के मुताबिक ट्रीट करना चाहिए। जो कानून कहता है उसके मुताबिक अगर किसी ने कोई गुनाह किया है, किसी ने कोई जुर्म किया है, तो उसको पकड़ के अदालत में पेश करें और अदालत की कानून के मुताबिक अदालत उनको जो भी सज़ा हो सकती है वो कार्रवाई पूरी करके दे दे। लेकिन एट द सेम टाइम मैं फितना और फसाद भी नहीं चाहता। जो 9 मई को हुआ है, जो उससे पहले मार्च में हुआ था, 15 मार्च को या 8 मार्च को जब ये पुलिस पकड़ने गई थी, जो उससे पहले 25 मई को हुआ था, ये सब वो फसादात हैं 25 मई और मार्च वाले वाक़यात, 25 मई पिछले साल के और इस साल के मार्च के वाक़यात, जिन्होंने इन दहशतगर्दों को, इन शरपसंदों को, इन मुल्क दुश्मन अनासर को एक मौका दिया पनपने का, स्ट्रेंथन होने का, और उन्होंने फिर ये 9 मई का वाक़या किया। अगर हमारे ज़िम्मेदारान लोग उस वक्त रोक लेते, या कम से कम आज भी हमारे हुक्मरान, मैं उसमें हुक्मरान कहूँगा, सिर्फ हुकूमत नहीं, हुक्मरान, वो इन सब लोगों को इंसाफ के कटहरे में लाएं जिन्होंने 25 मई और मार्च वाले वाक़यात पे आंखें बंद करके क्रिमिनल नेग्लिजेंस न सिर्फ दिखाई बल्कि क्रिमिनल पार्टिसिपेशन थी, क्राइम पार्टनर बने हैं। उनको पकड़ें ताकि आइंदा से हम किसी बड़े सानेहे से बच सकें। ये ऐसे सानेहात बाज़ औक़ात बहुत बड़ी कॉस्ट उनकी पे करनी पड़ जाती है। तो जितनी हमने कर दी है काफ़ी है, वो तो अंडू नहीं हो सकता जो हो गया है। आइंदा के लिए बचने के लिए ज़रूरी है कि इन तमाम सानेहात के जो मुजरिम हैं उनको पकड़ा जाए। वो उन्हें मुख्तलिफ वजूहात से कि वो फेवर कर रहा है और वो उसका है, ये कुछ जगहों पे हमें नज़र आ रहा है कि अब रिश्तेदारों को फेवर नहीं हो रही, लेकिन फिर किसी को भी नहीं होनी चाहिए। फिर उस नेटवर्क में वो फैज़ साहब हैं, वो बाजवा साहब हैं, वो साकिब निसार साहब हैं, वो उससे पहले कियानी साहब हैं, वो राहिल शरीफ साहब हैं, वो जो भी हैं, उन सब को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। मैं ये नहीं कह रहा उनको पकड़ के चेक करें, जो उसमें मुलव्वस है उनको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। जब हमने इतने सारे लोग पकड़े हुए हैं और जो लोग पकड़े हुए हैं उनको कानून के मुताबिक जो रिलीफ मिल सकता है वो दें, और उनके साथ कोई गैर इंसानी और गैर कानूनी सलूक नहीं होना चाहिए। शुक्रिया।